हेलो नमस्कार जय हिंद बच्चा लोग, क्या हालचाल। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। और लास्ट वीडियो लेक्चर आप देख के आए होंगे, जिसमें लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किसी करंट कैरिंग वायर के एक छोटे से बहुत ही ज़्यादा स्मॉल एलिमेंट या करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पे कैसे निकाला जाता है, कैसे उससे मैग्नीट्यूड का अपन वो करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ, वहाँ पे बाकी सारा डेरिवेशन आप जाके देख सकते हैं कि अगर इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस छोटे से करंट एलिमेंट dl की वजह से अगर हमको लिखना है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, तो हमने यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लिखा था, जिसका फॉर्मूला आया था स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और उसके बाद आई dl साइन थीटा अपॉन r का स्क्वायर, जहाँ पे r क्या होता था, उस करंट एलिमेंट जिस करंट एलिमेंट को चूज किया है वो किस वायर का हिस्सा है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस था। ठीक है। एंड जो थीटा था वो क्या था, वो थीटा जो था वो आपके पास ये एलिमेंट और उसके साथ साथ इसका वो एंगल, इस छोटे से करंट एलिमेंट और आपके पास जो वेक्टर आर है उसके बीच का एंगल। सो यहाँ पे हमने डीएल ले लिया था और हमने इस तरीके से वहाँ पे अपना निकाला था। ठीक है। थीटा निकाला था हमने, डीएल और आर वेक्टर के बीच का एंगल निकाला था, डीएल और आर वेक्टर के बीच का एंगल हमने यहाँ पे लिया था। ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। अब हम क्या करने वाले हैं, हम इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, इसकी वजह से किसी पर्टिकुलर शेप का जो भी आपके पास कंडक्टर हो, उस शेप के वजह से अगर उसमें कोई करंट प्रोड्यूस हो रहा है, उस शेप की वजह से कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो निकालना होगा। तो हम छोटे छोटे एलिमेंट लेंगे और नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए उन एलिमेंट्स का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। बस इतनी सी बात बतानी थी, रिकॉल करानी थी कि छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से जो हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाली सीखी थी, उसका एप्लीकेशन यहाँ पे हम करने जा रहे हैं। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायो-सावर्ट्स लॉ का एप्लीकेशन। तमाम टाइप के अलग अलग केसेस हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, तो मैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमेशा बी लिख दूंगा, आप समझ जाना मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है। ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। ठीक है। और ये जो करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है, दिस इज फाइनाइट इन लेंथ। ठीक है। लेंथ इसका कैसा है, फाइनाइट है। करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर का अपन निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड, और कहाँ से निकालेंगे, एक फाइनाइट लेंथ के वायर को लेके। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस एज्यूम कि एक हमारे पास यहाँ पे कोई फाइनाइट करंट स्ट्रेट वायर है, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, जिसके अंदर करंट आईज आ रहा है। ठीक है। चलो मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, कहीं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ से करंट, चलो ये करंट आई यहाँ बना देता हूँ क्योंकि वहाँ आगे एलिमेंट्स में जो चूज करने तो दिक्कत आएगा। इस पर्टिकुलर वायर से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है पी, आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है पी, और मुझे चाहिए इस पी वाले पॉइंट पे इस पर्टिकुलर करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। सो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला काम क्या करते हैं अपन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है। कैसे डिसाइड होगा, करंट के डायरेक्शन में आप अपना अंगूठा लेके जाइए, थंब लेके जाइए, और जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उसकी तरफ अपना क्या करिए, पाम को ओपन कर दीजिए। ओपन करने के बाद जो इसका फेस कर रहा होगा, इसका जो ये खुला वाला हिस्सा जो है, जिस तरफ इंडिकेट कर रहा होगा उसी तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो हमने इसको ऊपर किया और यहाँ पे किया तो अंदर की तरफ, इसका मतलब इस पर्टिकुलर जगह पे जो फील्ड आएगी वो क्रॉस यानी कि अंदर की तरफ जा रही है। ठीक है। चलो पहली चीज हो गई। अब दूसरी चीज क्या अपने पास, दूसरी चीज अपने पास ये है कि हमको इस पूरे फाइनाइट वायर की वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सो बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने बार बार ये किया है इनफाइनाइट वायर के साथ, फाइनाइट वायर के साथ। अगर आपको याद हो तो ठीक, नहीं याद है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की प्लेलिस्ट पे जाके वहां पे आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं पता है, सबसे पहले हम करने वाले हैं एक छोटा सा एलिमेंट चूज करना। क्यों, क्योंकि हमने एलिमेंट की वजह से निकालना सीख रखा है, एलिमेंट की वजह से निकालना हमने सीख रखा है। हम एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट ओ से, कितने डिस्टेंस पे, लेट से एल डिस्टेंस पे, एल डिस्टेंस पे हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया। अब अगर एल डिस्टेंस पे लिया तो ये एलिमेंट क्या होगा, डी एल, छोटा सा एलिमेंट डी एल। डी एल का डायरेक्शन हमेशा किधर होता है, जिस तरफ करंट का डायरेक्शन है। अब हमने क्या काम किया, ये डी एल इतना ज्यादा छोटा है कि मैं यहां से लाइन खींचूं या फिर यहां से लाइन खींचूं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सो लेट से मैं यहां से एक लाइन ऐसे खींचता हूं एंड ये एंगल यहां पे बनता है
थीटा। कितना बन रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। करेक्ट। अब क्या करना है, अब मुझे पता है कि डीएल और ये वाला आर वेक्टर नहीं, डीएल वेक्टर से इसका कितना डिस्टेंस है उसके बीच का एंगल अपने को चाहिए। क्या निकालने के लिए? इस छोटे से एलिमेंट की वजह से इस पे मैग्नेटिक फील्ड। सो सबसे पहला काम करते हैं अपन मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल वाला लिखते हैं। डीबी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। करेक्ट। करंट एलिमेंट आई, ठीक है, डीएल यहां भी ठीक है। आगे क्या? आई डीएल तक तो ठीक है। आगे क्या है भाई? आगे है अपने को एंगल चाहिए, ये वाला एंगल। कौन सा एंगल? डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल। सो अगर ये थीटा है, ठीक है, ये 90 है, तो इन दोनों का सम जो होगा ये इस ट्रायंगल के बाहर वाला एंगल होगा। दैट मीन्स ये वाला हो जाएगा 90 प्लस थीटा। ऐसे भी आप देख सकते हो। अदरवाइज दूसरे तरीके से कैसे देख सकते हो? ये 90 है, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये 90 प्लस थीटा। तभी तो मिला के दोनों क्या हो जाएंगे? माइनस थीटा प्लस थीटा कैंसिल और टोटल एंगल बन जाएगा 180 डिग्री। सो यहाँ पे मुझे क्या लिखना है? आई तो लिख दिया, डीएल लिख दिया, हमको लिखना है साइन ऑफ 90 प्लस थीटा। यहां तक की बात ठीक, बहुत बढ़िया। अपॉन आर का स्क्वायर मतलब इस वाले डिस्टेंस का स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस कैसे लिखे? बहुत आसान है। अगर ये आर है तो अपन बताओ बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है? बताओ, बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होगा भाई? मेरे हिसाब से कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हमको क्या चाहिए? हाइपोटेनियस चाहिए। तो हाइपोटेनियस किधर भेजा? तो हाइपोटेनियस इक्वल टू बेस बाई कॉस थीटा, या ऐसे में लिख दूं 1 बाई कॉस थीटा मान के मैं लिख दूं बेस इंटू सेक थीटा। करेक्ट है। तो उस हिसाब से बेस है आर, तो ये बन जाएगा आर सेक थीटा। करेक्ट। चलो बहुत बढ़िया, इतनी बात समझ में आ गई। तो हमको क्या करना है? इस पर्टिकुलर लेंथ का स्क्वायर लिखना है, तो आर का स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। सारी बातें फिट हो गई, कोई टेंशन की बात है ही नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं है। एक कदम आगे बढ़ाते जरा, ठीक है। सो डीबी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल। करेक्ट है। साइन, ये क्या है? साइन 90 प्लस थीटा यानी कि कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अब क्या किया जाए? क्या कर सकते हैं जरा बताओ? अब क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं सर, छोटा सा करंट एलिमेंट की वजह से अपने पास यहाँ पे वो आ चुका है, मैग्नेटिक फील्ड आ चुका है। अपने को पूरे के पूरे करंट कंडक्टर में से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो एक काम करते हैं, इसको कर देते हैं इंटीग्रेट। सो बी नेट जो आने वाला है दैट विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डीबी। कर लो इंटीग्रेशन। ठीक है। जो चीजें हैं अपने पास कांस्टेंट उसको कर लो बाहर। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर कांस्टेंट है, सेक थीटा कांस्टेंट नहीं है, तो सेक स्क्वायर थीटा को अंदर रहने दो। एक काम करो, आर सेक स्क्वायर थीटा को भी अंदर रहने दो, डीएल को भी अंदर रहने दो, सभी चीज अंदर रहने दो। ठीक है। अपन सिर्फ म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई को बाहर कर लेते हैं, बाकी सबको अंदर रहने दो। कॉस थीटा डीएल बाई नीचे आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। करेक्ट। अब देखो यहां तक की बात तो ठीक है बिल्कुल। प्रॉब्लम कहां पे आ रही है जरा देखो। प्रॉब्लम ये आ रही है अपने को कि थीटा भी वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है? सर हमने इस छोटे से एलिमेंट के लिए निकाला, बट हमको तो पूरे का चाहिए, और पूरे का चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? एंगल जो बन रहा होगा, लेट से ये पहला ऊपर वाला जो एंगल है दैट इज थीटा 1, और नीचे से बिल्कुल एंगल जो है वो है नीचे की तरफ थीटा 2। नहीं समझ पाए? अरे भाई छोटा सा एलिमेंट यहाँ लिया, फिर छोटा सा एलिमेंट यहाँ, फिर यहाँ, नीचे ऊपर पूरा एलिमेंट लिया, तो ऊपर से भी एंगल निकालना पड़ेगा, नीचे से भी एंगल निकालना पड़ेगा, और उन सभी छोटे एलिमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा क्या होगा? अंदर की तरफ। तो सभी को सम करना, और सम करना मतलब इंटीग्रेट करना। तो अपने को इंटीग्रेट करना है, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है जरा बताओ? माइनस थीटा 2। क्यों? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज तो प्लस, तो एंटी क्लॉकवाइज तो माइनस। कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर दो? माइनस थीटा 2 से उठा के कहां तक? प्लस थीटा 1 तक। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि वेरिएबल हमारा थीटा है, लेकिन जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है वो तो एल है। थीटा को एल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें कैसे? या तो सारा थीटा वाला हो जाए, या तो सारा एल वाला हो जाए। प्रॉब्लम यहीं पे आ रही है, और ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी करा रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, कि जब दो अलग अलग वेरिएबल हो तो हम इस ट्रायंगल को यूज करके किसी एक वेरिएबल को क्या कर देंगे? एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है। बहुत आसान है। तो अपन एक काम करते हैं ना, इस डीएल को ही गायब कर देते हैं, क्योंकि थीटा अपने को लास्ट में लगाना है, तो थीटा को रखते हैं, डीएल को
गायब कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी फाइनाइट लेंथ तो नहीं पता, हमने एंगल से चूज किया है। अगर एंगल से चूज किया, लेंथ नहीं पता है, तो लेंथ वाले को कर दो गायब। यहाँ पे जरा एक चीज देखो आप, यहाँ पे जरा एक चीज देखो, मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं tan थीटा लिखूं अगर मैं इस ट्रायंगल में, ये छोटे वाले ट्रायंगल में अगर मैं tan थीटा लिखूं, tan थीटा, तो tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है L अपॉन बेस है R, तो मैं L को क्या लिख सकता हूं, L इज इक्वल टू R tan थीटा, लिख सकता हूं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अगर मैं दोनों को डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या होगा, R तो एक फिक्स क्वांटिटी है तो बाहर आ जाएगा, तो L का क्या आ जाएगा भाई, जरा L का बताओ, L को बताओ, L हो जाएगा dl और R को R रह जाएगा, tan थीटा क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा। तो इस हिसाब से मैं यहाँ पे dl के जगह पे R सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। सो फाइनली मेरे पास आ जाने वाला है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई इंटीग्रेशन माइनस थीटा 2 से थीटा 1 कॉस थीटा dl के जगह पे, ओ सॉरी एक चीज रह गया, डी थीटा, करेक्ट, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो dl को गायब किया हमने और हमारा dl बन गया है r सेक स्क्वायर थीटा को डी थीटा अपॉन r स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा, r से r चला गया और बचा क्या हमारे पास, एक r जो बच गया उसको हमने निकाल लिया बाहर, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r, अंदर में बच गया है इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1 कॉस थीटा डी थीटा। देखो कितना इजी हो गया। अब कॉस थीटा का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, बहुत सारे बच्चे सब जानते हैं लगभग कि भैया म्यू नॉट आई हो जाएगा सर जी, 4 पाई आर तो ऐसे रह जाएगा, कॉस थीटा का बन जाएगा साइन थीटा, एंड अगर अपर लिमिट लगाए तो साइन थीटा 1 और माइनस डाल दिया, लोअर लिमिट लगाए तो साइन माइनस थीटा 2, इस तरीके से हमारे पास आ गया। अब बस एक लास्ट लाइन यहाँ पे लिखना अपने को रह गया, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, करेक्ट है, और इसके जस्ट बाद साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा, माइनस आ जाता है बाहर तो माइनस साइन थीटा होता है, और माइनस माइनस मिला के बन जाएगा प्लस, सो द फाइनल फॉर्मूला विल बी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, करेक्ट। ये आ गया अपने पास बी नेट। तो किसी करंट कैरिंग फाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको निकालना है तो आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए। मैं यहाँ पे रेड से लिख देता हूँ बड़े आराम से फॉर्मूला, दैट इज B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, करेक्ट, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। सो 3 चीजें चाहिए, पहला चाहिए आपको करंट, दूसरा चाहिए आपको डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, एंड थर्ड थिंग इज दोनों एंगल, दोनों एंड से वो कितना एंगल बना रहा है वो एंगल आपको चाहिए। अगर ये 3 चीजें आपके पास हैं तो आप किसी भी फाइनाइट वायर की वजह से लगने वाला मैग्नेटिक फील्ड आप आराम से निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी इस पर्टिकुलर डेरिवेशन के रिगार्डिंग पर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, अदरवाइज हम इसको इरेज करते हैं एंड इसका एक सेकंड केस पढ़ने का ट्राई करते हैं, ठीक है फाइनाइट वायर की ही वजह से, लेकिन थोड़ा सा अलग होगा। क्यों? क्योंकि जो ये पॉइंट हमने चूज किया था, इस पॉइंट के लिए ये अपर एंड और लोअर एंड दोनों क्या ऊपर नीचे हैं। क्या हो अगर इस पॉइंट को मैं उठा के एकदम नीचे कर दूं, यानी कि दोनों के दोनों एंड एक ही साइड हो, इस पॉइंट के एक ही साइड, चाहे अपर और चाहे लोअर, मतलब इस पॉइंट को या तो मैं उठा के इधर ऊपर रख दूं तो दोनों लोअर हो जाएंगे, या तो इस पॉइंट को उठा के नीचे रख दूं तो दोनों अपर हो जाएंगे। तो चाहे दोनों अपर हो चाहे दोनों लोअर हो, उस केस में क्या फॉर्मूला बनने वाला है, क्या अंतर आने वाला है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। उस फॉर्मूले को एज इट इज वहीं पे रहने देते हैं, ठीक है। आइए फटाफट इसको चेक करते हैं, उस वाले केस में क्या डिफरेंस आता है, ठीक है। चलो बढ़िया, लेट से हमारे पास ऊपर की तरफ ये है और इससे थोड़ा सा नीचे यहाँ पे कहीं पॉइंट है अपने पास, यहाँ पे, मतलब वायर हमारा यहीं तक है लेकिन हमने पॉइंट उससे नीचे चूज किया यहाँ पे, करेक्ट। अब यहाँ का डिस्टेंस r है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब देखो होगा क्या, सारी की सारी चीजें वैसी रहेंगी। एंगल जो बन रहा है ना, देखो उस बार एक क्लॉकवाइज था एक एंटी क्लॉकवाइज था, इस बार दोनों के दोनों एंगल क्या है, क्लॉकवाइज है। ये थीटा 2 है क्योंकि सेकेंड पॉइंट है और ये फर्स्ट पॉइंट है, तो ये बन गया अपने पास थीटा 1। तो सब कुछ प्रक्रिया जो आपने की है सब कुछ एक ही जैसे होगा। मैं यहाँ पे स्टार बना के लिख देता हूं, इफ बोथ एंड्स, अरे यार क्या लिख रहा हूं मैं, एंड्स
ऑफ वायर इज वन साइड ऑफ द पॉइंट। अगर वायर का दोनों एंड पॉइंट के किसी एक साइड हो, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, दोनों ही केस के लिए, उस केस में अपने को सारा कुछ वैसे ही करना है। जब बस इंटीग्रेट कर रहे थे अपन ना, जब हम लोग इंटीग्रेट कर रहे थे, किसको इंटीग्रेट कर रहे थे, बी नेट लिख रहे थे, बी नेट लिख रहे थे, उस समय इंटीग्रेट कर रहे थे डीबी को। उस समय जब इंटीग्रेट हम कर रहे हैं, उसमें जो हमको लिमिट लगाना है, इस बार अपने को क्या करना है, θ2 से θ1 तक लेके जाना है। माइनस वाला साइन यहां से हट जाएगा। क्यों हट जाएगा सर? क्योंकि उस बार एंटी क्लॉकवाइज था, इस बार दोनों के दोनों क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज को हमने पॉजिटिव सेंस में लिया था, तो इस बार क्या होगा, दोनों का दोनों ही पॉजिटिव रहने वाला है। ठीक है, दोनों का दोनों पॉजिटिव रहने वाला है। ठीक, चलो बढ़िया। यहाँ पे बाकी सारी चीजें एज इट इज रख दो। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एंड जो भी था आर था, बच क्या गया था, कोस थीटा डी थीटा। म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई 4 पाई आर को बाहर निकाल लो, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा एंड साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2। इस बार कोई भी अपने पास नेगेटिव साइन आ गया, पिछली बार पॉजिटिव साइन था, इतना सा ही अंतर है। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि अगर बोथ द एंड्स आर वन साइड ऑफ द पर्टिकुलर पॉइंट, देन आपको क्या करना है, माइनस लगा देना है। और अगर बोथ द एंड्स आर अदर साइड्स, मतलब अपोजिट साइड है, एक ऊपर है तो दूसरा नीचे है, उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको प्लस वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, चलो ये दो फॉर्मूला सीख लिया, तो इससे 2-3 एग्जांपल लगा लेते हैं छोटे छोटे, फटाफट, फास्ट। आप भी साथ साथ कीजिए, पॉज कर करके आराम से। जब मैं क्वेश्चन लिख लूँ, उस क्वेश्चन लिखने के बाद आपको क्या करना है, पॉज करके सॉल्यूशन करने की कोशिश करनी है। अगर हो जाता है तो बेस्ट, और नहीं हो पाता तो उससे भी बढ़िया हम कराएंगे, और क्या तो फिर हमारा काम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा और अच्छे से सिखाने के लिए। ठीक है, सो फर्स्ट एग्जांपल देखो, सबसे इजी जो हमने करंट फाइनाइट वायर से सीखा है। तो अपन क्या काम करते हैं, एक वायर कंसीडर करते हैं। मैं वर्डिंग्स में अभी नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि जब वर्डिंग्स वाली बात आएगी उसमें हम स्ट्रेट फॉरवर्ड PY की उठा लेंगे, या फिर NCERT एग्जाम्पलर उठा लेंगे, या फिर HC वर्मा सर की बुक उठा लेंगे, या कोई एक स्टैंडर्ड बुक उठा के वहां से क्वेश्चन अपन डायरेक्ट कर लेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करना है उसके लिए आपको चीजें थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। ठीक है, उसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा चीजें बता रहा हूँ। ओके, थोड़ा सा लाइटिंग की कुछ प्रॉब्लम थी, उसको सॉल्व करने के लिए 1 सेकेंड का पॉज लिया था। अभी ठीक है जो भी चीज़ें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, कुछ बस एप्लीकेशन कैसे करना है, वो एप्लीकेशन के लिए अपन थोड़ा सा ट्राई करते हैं। सो मैंने एक यहाँ पे फाइनाइट वायर ले लिया है, और उसको कुछ इस तरीके से पॉइंट चूज़ किया कि ऊपर वाला जो वायर है उसका लेंथ है √3r, करेक्ट है, उसका लेंथ है √3r, एंड जो नीचे वाला लेंथ है दैट इज r, करेक्ट है। ये वायर आपके पास ए बी है कोई, मान के चलो, और ये जो पॉइंट है P, इस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, और इसका भी लेंथ जो है वो r है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है। ठीक है ना, सो ऐसा बोल सकते हैं आप कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P। क्या ऐसा हो गया यार ये लाइट, चलो ठीक है जो भी है। हाँ, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस r फ्रॉम अ फाइनाइट वायर which is, ऐसा बोल सकते हो, विच इज सेपरेटेड बाई रेशियो √3r एंड r, ऐसा कुछ आप बना लो अपने हिसाब से। ठीक है ना, अदरवाइज आपको चीज़ें तो दिख रही हैं। ठीक है, अब देखो अपने को फाइनाइट वायर से निकालने के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज म्यू नॉट अपॉन, इसमें करंट आई जा रहा है, ऐसे मान लो आप, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई। 3 चीज़ें चाहिए, एक तो चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दूसरा क्या चाहिए, साइन के साथ में पहला एंगल, एंड माइनस में साइन के साथ में दूसरा वाला एंगल। चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, r है। सो यहाँ पे अपने को इसके लिए कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है तो r लिख दिया, करेक्ट। साइन θ1 यानी कि पहले वाले एंड से P पे कितना एंगल बन रहा है, पहले वाले एंड से P पे कितना एंगल बन रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन डिस्टेंस, दोनों पता है, √3r बाई r, r से r कट गया, √3 tan थीटा इक्वल्स टू √3, देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा जरा बताओ, आई होप सो 60 डिग्री हो जाएगा, आप समझ पाए। अरे tan थीटा इज इक्वल्स टू √3r बाई r, r कट गया, tan थीटा इक्वल्स टू √3, दैट मीन्स थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। बहुत आसान था। एंड द सेकेंड थिंग इज क्या हो जाएगा, नीचे वाले का एंगल अपने को चाहिए, तो नीचे वाले का एंगल कितना आ जाएगा, r, ये भी थीटा है, परपेंडिकुलर अपॉन डिस्टेंस, परपेंडिकुलर अपॉन
बेस, तो परपेंडिकुलर भी आर, बेस भी आर, मतलब आर बाई आर, दैट मीन्स टेन थीटा इक्वल्स टू आर बाई आर इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। सो यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही होगी। दिस इज 60 डिग्री थीटा 1 एंड दिस इज 45 डिग्री थीटा 2। बस अब छोटा सा कैलकुलेशन रह गया, इसको आप फटाफट कर लीजिए। b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, करेक्ट है। साइन 60 इज इक्वल्स टू क्या होता है भाई, √3/2 माइनस साइन 45 कितना होता है, 1/√2। अब या तो आप इसको और सॉल्व कीजिए या तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। और सॉल्व करिएगा तो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 4 2 जा 8 √2 पाई आर, ऊपर में म्यू नॉट आई ऐसे का ऐसे रह गया, और यहाँ पे आ जाएगा √3 इंटू √2 √6, 3 2 जा 6, ऐसा कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं 100%। एंड अगेन क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2, यही ना भाई, √3 2 √2 हमने लिया ही है, 2 √2 लिया है, 4 2 जा 8 हो गया है, √6 माइनस 2। यहाँ पे भी आप आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने एक फाइनाइट वायर से क्या कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड निकालने का वो एप्लीकेशन देख लिया। द नेक्स्ट थिंग इज, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, चलो कैसे निकालना है हमको, ठीक है। थोड़ा इंटरेस्टिंग करते हैं। अब ये स्ट्रेट वायर था, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करते हैं इसको, स्ट्रेट वायर था, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करते हैं। ओके, द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, थोड़ा ऊपर नीचे कर देते हैं इसको। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, इस वाले केस में स्ट्रेट वायर है, लेकिन हमने क्या काम किया, थोड़ा सा नीचे से पॉइंट लिया, दिस इज आर, ओके, एंड √3r ही लिख देते हैं टोटल, ये टोटल √3r है। एंड अगेन ये जो है 30 बनाना है हमको, तो ये r है, तो ये इसको कर देते हैं r/2, करेक्ट है। तो ये 30 60 का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। पूरा अगर √3r ले लिया तो √3r/r, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, r कट गया। अगेन ये बड़ा वाला जो एंगल आया, ये बड़ा वाला एंगल आया, ये आ गया 60 डिग्री। एंड जो छोटा वाला एंगल आया तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस r/2 बाई r से कट गया 1/2, तो 1/2 के हिसाब से ये वाला एंगल बन जाएगा 30 डिग्री। बढ़िया, मजा आ गया। अब बस कर लो काम तुरंत, b निकाल दो इस पॉइंट पे। b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r। r क्या है, r तो r ही है, तो r ही लिख दिया। अगेन साइन थीटा 1, तो थीटा 1 इज 60 डिग्री, माइनस नहीं प्लस नहीं, इस बार क्या हो जाएगा, सॉरी इस बार, ओके पिछले वाली कोई गड़बड़ हो गई क्या, पिछले में हमने माइनस लिख दिया था, सॉरी। लास्ट वाले में जो हमने लिखा था ना, हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, और यहाँ पे जो आ गया था अपने पास √3/2, माइनस जो लिखा था ना वो प्लस रहेगा 1/√2, बस इतनी सी बात है। सो जो फाइनल आंसर आएगा उसमें जो √6 - 2 था वो +2 रहेगा, इतना सा है, इसको करेक्शन कर लीजिएगा। उस वाले में प्लस रहेगा, इस वाले केस में माइनस रहेगा, माइनस साइन 30 डिग्री। ये गलती आप मत कीजिएगा, हमने तो फ्लो में गलती कर दी है, ठीक है। तो ये गलती आप ना कीजिए। साइन 60 की वैल्यू एज वी नो दैट √3/2 आ रहा है, माइनस साइन 30 की वैल्यू आ रहा है 1/2। सो बेसिकली 2 आ जाएगा यहाँ पे जो कॉमन, तो नीचे ले लिया 2, तो 4 2 जा 8 पाई आर नीचे, ऊपर म्यू नॉट आई कर दिया, एंड इधर हो गया √3 - 1। इस तरीके से यहाँ पे भी आंसर आपके पास आ गया। तो ये छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं, इसको एक्चुअल में वर्डिंग्स में ही दिया जाएगा, तो आप बहुत ही ज़्यादा आसानी से क्वेश्चंस कर सकते हैं, कोई इसमें टेंशन वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। वो करेक्शन आप प्लीज़ पिछले वाले क्वेश्चन में कर लीजिएगा, क्योंकि अगर ऊपर और नीचे दोनों पॉइंट है तो प्लस आएगा, और सिर्फ नीचे है या सिर्फ ऊपर है तो प्लस नहीं माइनस आएगा। चलो बढ़िया, बहुत अच्छा। एक आध दो और एग्जाम्पल लेते हैं छोटे छोटे। चलो अगला देखते हैं कि अब क्या काम करना है अपने को। अब क्या काम करना है, वायर को ना एक बार एक स्क्वायर में चेंज कर देते हैं, स्क्वायर लूप बना देते हैं। वही वायर जो एक स्ट्रेट वायर था उसको थोड़ा तोड़ मरोड़ के क्या कर दिया, स्क्वायर लूप बना दिया हमने, स्क्वायर लूप बना दिया। इस बार के लिए ये वाली बड़ी साइड √3r ले लेते हैं, एंड दिस छोटी वाली साइड को r ले लेते हैं, करेक्ट है। आपको क्या करना है, आपको करना है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। P पॉइंट P ले लिया हमने। अब P पॉइंट कैसे आएगा, इसका जो डायगोनल का जो क्रॉस सेक्शन है इस पे आ जाएगा P पॉइंट आ जाएगा। इस P पॉइंट पे आपको निकालना है। चलो एक बार के लिए अपन क्या करते हैं, करंट का डायरेक्शन ऐसे चूज कर लेते हैं कि करंट कुछ I करंट जो है वो ऐसे घूम रहा है, ठीक है। सो सबसे पहला काम क्या करते हैं अपन,
एक वायर की वजह से डायरेक्शन सेलेक्ट करते हैं कि डायरेक्शन किधर की तरफ होने वाला है। ये वाला जो सेक्शन है करंट, अगर मैं करंट की तरफ पाम अपना थंब कर दूं तो पाम अंदर की तरफ दिखा रहा है, मतलब यहाँ पे कैसा होगा, इस पर्टिकुलर वायर की वजह से यहाँ पे क्रॉस होगा यानी अंदर की तरफ, ठीक है। इस वाले की तरफ अगर ऊपर की आँख खोल दिया तो अगेन अंदर, तो इसकी वजह से भी अंदर की तरफ होगा, करेक्ट। इस वाले की तरफ अगर खोल दिया तो अंदर, इसका मतलब इस वाले की वजह से भी अंदर की तरफ। एंड अगेन इस वाले को अगर मैं ऐसे खोल दूं, एक मिनट, अगर मैं ऐसे खोल दूं तो इस वाले की वजह से भी करंट नीचे जा रहा है तो डायरेक्शन अंदर की तरफ। सो डेफिनेटली यहाँ पे भी डायरेक्शन अंदर की तरफ। तो इससे हमारा काम आसान हो गया, क्यों? क्योंकि चारों के चारों वायर सेगमेंट की वजह से जो करंट है, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन एक ही तरफ है। इसका मतलब हम सभी की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको निकाल के और स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको ऐड कर सकते हैं नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। क्योंकि देखो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन अगर सेम हो तो हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, कोई टेंशन आने वाली नहीं है। तो बड़ा अच्छा है ये चीज़ सीखने के बाद हमको। अब 1 और 2 देखो सिमेट्रिकल है ना, ये वाला और ये वाला सिमेट्रिकल है, ये वाला और ये वाला सिमेट्रिकल है। भले करंट का डायरेक्शन अलग अलग है लेकिन करंट की वजह से क्या होने वाला है, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन सेम है एंड सिमेट्रिकल है। इसका मतलब क्या होगा, जितना मैग्नीट्यूड यहाँ करंट का उतना ही करंट का मैग्नीट्यूड यहाँ, तो जितना मैग्नीट्यूड इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का होगा उतना ही मैग्नीट्यूड इसकी वजह से होगा। तो हम इसका और इसका निकालेंगे और इन दोनों की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इसका डबल कर देंगे, काम बन जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। तो सबसे पहले इसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो अब वही है कि फाइनाइट वायर लेंथ की वजह से अगर अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो क्या क्या चीज़ें चाहिए, बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। दूसरा क्या चाहिए, इस वाले एंड और इस वाले एंड से एंगल चाहिए, ये एंगल और ये एंगल चाहिए, दो चीज़ें चाहिए। करंट तो आई हो ही गया है तो निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। ये वाला जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा कितना होगा, अगर ये पूरा r है तो ये ऑब्वियस सी बात है इसका हाफ होगा, दैट मीन्स ये r/2 होगा। बढ़िया, ये पूरा का पूरा √3r है तो ये भी √3r है, इसका मतलब इसका हाफ करेंगे तो √3r/2। तो देखो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज √3/2r और बेस इज r/2। r/2 कट गया, बच गया √3 का मतलब हो गया tan 60 डिग्री। अगर इधर 60 डिग्री तो डेफिनेटली इधर भी 60 डिग्री। मतलब इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा मैं उसको लिख सकता हूँ dB1, ऐसे लिख देता हूँ। dB1 लिखो या फिर सीधा सीधा B1 लिख दो। कितना आ रहा है, μ0I/4π। r लिख रहे हैं, r तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो r लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस बार परपेंडिकुलर डिस्टेंस r नहीं है, r/2 है। सो डेफिनेटली मैं r/2 लिख रहा हूं यहाँ पे एंड ब्रैकेट में साइन थीटा1 भी 60 डिग्री। एंड देखो दोनों एंड अलग बगल है, अगल बगल है मतलब अपोजिट साइड्स है, तो इस बार यहाँ पे प्लस। पिछली बार गलती किया था, इस बार गलती बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। पहली चीज आ गई इसकी वजह से, इतना ही नहीं रुकना है। मैं b को हटा देता हूँ, चलो अच्छा लिख देता हूँ b1। इस वाले की वजह से लिख देता हूं मैं b2, ठीक है। अच्छा इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। μ0I अपॉन ये 2 चला गया ऊपर, या यहां से 2 से 2 कट कर दो, 2πr साइन 60 इज इक्वल टू √3/2। साइन 60 इज इक्वल टू √3/2। तो √3/2 प्लस √3/2 इसका मतलब क्या हो गया, √3 हो गया, √3 हो गया। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया √3, करेक्ट। चलो ये b1 आ गया। b2 निकाल लो ऐसे भाई, b2 निकाल लो ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे b2 निकाल लीजिए, बिल्कुल ऐसे ही b2 निकाल लीजिए। b2 कैसे निकलेगा, इस वाले से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, ये एंगल चाहिए और ये एंगल चाहिए। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, इस वाले का हाफ हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा √3/2 एंड दिस डिस्टेंस विल बी अगेन r/2। अब ये √3/2 ये r/2, इस बार देखो इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो r/2 कट जाएगा, 1/√3 बचेगा, मीन्स इसका एंगल आ गया 30 डिग्री और 30 डिग्री। बाकी सारी चीजें एज इट इज लिख दो भैया, μ0I अपॉन 4π। इस बार डिस्टेंस क्या लिखो, परपेंडिकुलर √3/2, तो मैंने लिखा है √3/2, √3/2r, √3/2r, यही ना, करेक्ट है। तो 2 जा 4, बढ़िया। अगेन यहां क्या बच गया, साइन 30 प्लस साइन 30, बढ़िया, बहुत शानदार। आ गया अपने पास μ0I अपॉन 2√3πr, 2√3πr साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 प्लस साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। तो 1/2 प्लस 1/2 डेफिनेटली 1 होता है, तो पीछे ये तो गायब होकर बन गया 1, ठीक है। क्योंकि हाफ प्लस हाफ क्या होगा, 1 ही तो होगा। तो अपने पास ये आ गया b2, करेक्ट। तो जो नेट b होगा, b नेट होगा इस पूरे
लूप की वजह से, इस पूरे लूप की वजह से जो नेट बी होगा दैट विल बी इसका ट्वाइस प्लस इसका ट्वाइस, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का ट्वाइस क्योंकि 2 बार है सिमेट्रिकल, प्लस इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का 2 बार। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2b1 प्लस 2b2, या फिर सीधा सीधा ट्वाइस ऑफ b1 प्लस b2, और बहुत आसानी से निकाल लो ट्वाइस ऑफ b1 प्लस b2 कर लो, b1 प्लस b2 कर लो। b1 है √3 म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, प्लस b2 है आपके पास म्यू नॉट आई अपॉन 2√3 पाई आर। सो डेफिनेटली 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो गया। आपने √3 पाई आर अगर ले लिया, √3 पाई आर अगर आपने एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे पाई आर तो है, √3 का मल्टीप्लाई हुआ तो 3 म्यू नॉट आई आ गया, प्लस √3 पाई आर है तो सिर्फ और सिर्फ म्यू नॉट आई आ गया। 3 + 1 आ गया आपके पास आंसर 4/√3 म्यू नॉट आई अपॉन पाई आर। तो आपके पास इस तरीके से फाइनल आंसर आ गया 4 म्यू नॉट आई अपॉन √3 पाई आर। शानदार क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया तरीका लगाने का, आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल एकदम इसी तरीके का क्वेश्चन मैं आपको एक दूसरा देता हूं जिसको आप होमवर्क में कर लीजिए। 1 सेकंड के लिए पॉज करके आप आराम से इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो मर्जी सो कर लीजिए। जो कहीं पे भी आपको समझ में नहीं आया हो वो चीज आप अपना कमेंट बॉक्स में आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। सो मैं मिटा दूं इसको, चलो नेक्स्ट देखते हैं भैया, नेक्स्ट देखते हैं एक और सेम टू सेम। ये आपके लिए होमवर्क है, मैं करने वाला नहीं हूँ, ये मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, आप इसको खुद कीजिए। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, बस मैंने कुछ थोड़ी चेंजेस कर दिए, वैल्यूज चेंज कर दिया मैंने और कुछ नहीं। आपको अगेन निकालना है वही, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको सॉल्व करके फाइनल आंसर लिखिए। मैंने इसको लिख दिया 6R एंड इसको लिख दिया है 8R, और कुछ भी नहीं है। जो डायरेक्शन मैंने एंटी क्लॉकवाइज लिया था, सॉरी क्लॉकवाइज लिया था, उस बार मैं एंटी क्लॉकवाइज ले रहा हूँ, और कुछ भी नहीं है, करंट है I। आपको निकालना है ये सेंटर जो है ना, ये सेंटर, ये जो सेंटर है, इस सेंटर P पॉइंट आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको करके आंसर लिखिएगा, फाइनल आंसर निकाल के लिखिएगा और बताइएगा कि क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। चलो फटाफट अगला देखते हैं। फाइनाइट वायर की वजह से जो हमने क्वेश्चंस कर रखे हैं ये इतने सफिशिएंट है, और इससे रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन आया तो उसको मैं PYQ में कवर कर लूंगा। अब अगला देखते हैं जरा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। और वायर कैसे आप जान ही रहे, करंट कैरिंग है ना, करंट कैरिंग वायर है, लेकिन इस बार उसका लेंथ जो है वो इनफाइनाइट है। कोई टेंशन नहीं, बहुत ही ज्यादा आसान है। इनफाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हमने ऑलरेडी सीख रखा है, बिल्कुल सीखा है कि नहीं सीखा है, बड़े आराम से निकालते थे, मजा आता था निकालने में, कोई टेंशन की बात थी नहीं। यहां पे हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे हम निकाल लेंगे। चलो लेट से इससे डिस्टेंस कितना अपना, अगेन R है, इससे डिस्टेंस R है, ठीक है, पॉइंट अपने पास P, करेक्ट। अब अगर ये फाइनाइट होता तो यहां से एंगल बनता कुछ, फिर यहां से एंगल बनता, थोड़ा ऊपर गया थोड़ा एंगल और बढ़ गया, थोड़ा एंगल और बढ़ गया, थोड़ा और ऊपर गया थोड़ा एंगल और बढ़ा, थोड़ा और बढ़ा, और बढ़ा और बढ़ा, ऐसे बढ़ते 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 जब इनफाइनाइट पे आएगा तो ये जो θ1 था, θ1 दैट विल टेंड्स टू कितना, टेंड्स टू जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, ये एंगल बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और फाइनली कितना बढ़ जाएगा 90 डिग्री तक, 90 डिग्री तक। अगेन उसी तरीके से ये वाला एंगल भी जो है कहां तक जाएगा, ये वाला एंगल भी कहां तक जाएगा जरा बताओ। θ2 जो होगा ये भी जब ऐसे नीचे की तरफ भी इनफाइनाइट होगा तो बढ़ते 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 फाइनली कहां पहुंच जाएगा 90 डिग्री तक पहुंच जाएगा, 90 डिग्री तक। तो इसलिए इनफाइनाइट वायर के लिए कुछ करना नहीं है, कोई डेरिवेशन नहीं निकालना है अपने को, स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको याद रखना है, θ1 को भी 90 डिग्री और θ2 को भी 90 डिग्री प्लेस कर दो। फॉर्मूले में जो अपने पास ऑलरेडी है dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, करेक्ट, dB नहीं था यहाँ पे, b था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एंड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ब्रैकेट में साइन θ1 की जगह पे 90 डिग्री प्लस साइन θ1 की जगह पे 90 डिग्री। वी नो दैट म्यू नॉट आई तो एज इट इज रहने वाला,
4 पाई एज इट इज रहने वाला, साइन 91 1 प्लस 1 हो गया आपके पास 2। तो फाइनली जो अपने पास आंसर आता है, दिस इज अ वेरी वेरी स्टैंडर्ड रिजल्ट। आप क्या करो, इसको दो तरीके से याद कर सकते हो, या तो आप 2 से 2 कट करके यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट अपॉन आई आर, आदि तो था, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर, ये ला सकते हो। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला आप याद कर सकते हो, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। बट मेरे को इससे थोड़ा बेटर क्या लगता है, क्योंकि जैसे मैं याद रखता हूँ वैसे मुझे ये भी याद रह जाता है और इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी याद रह जाता है, और जिसने भी मुझसे पढ़ा होगा उसको ये डेफिनेटली कनेक्ट करने में आसानी होगी कि मैं क्या करने वाला हूँ, मैं 2 को 2 से कैंसिल नहीं करने वाला। मैं ना म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को अलग लिख दूंगा, ट्वाइस आई बाई आर को अलग, 2 आई बाई आर को अलग लिखूंगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को हम लोगों ने क्या मान रखा था शुरू से ही, इसको हमने के माना था ना, बहुत बढ़िया। सो क्या मैं ऐसे b इज इक्वल टू लिख सकता हूँ, ऐसे भी आप याद रख सकते हो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाई आर, या फिर इसको k कर दो तो 2k आई बाई आर, 2k आई बाई आर। अब याद कीजिए इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या आता था, अगर आपको याद हो, दैट विल बी 2k लैम्डा बाई आर। देखो 2k सेम टू सेम, वहां पे चार्ज था, यहाँ पे करंट है, वहां पे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, वहां पे कोई करंट नहीं था, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर था, लेकिन क्या था, सिर्फ और सिर्फ चार्ज होल्ड करता था, करंट फ्लो नहीं हो रहा था वहां पे। यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, जो काम वहां चार्ज कर रहा था वो काम यहाँ करंट कर रहा है। उसका के था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका के है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो आप 2k आई बाई आर याद कर लो, तो आपको 2k आई बाई आर भी याद रहेगा, 2k लैम्डा बाई आर भी याद रहेगा। अदरवाइज आपको याद करना है तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाई आर याद करो, या फिर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, जो भी आपको याद करना हो। तीनों ही स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, तीनों में से जो आपको सबसे शानदार लगता हो वो आप याद कर लीजिए। फॉर्मूला आपको क्वेश्चन लगाने के लिए आना ही चाहिए, ठीक है, ओके, ठीक है। अगला एक्सप्रेशन देखते हैं, जरा इसको फटाफट लिख लीजिए। अगला एक्सप्रेशन देखते हैं, भाई अगला एक्सप्रेशन, चलो बहुत अच्छा है। एट द एंड अगर आप बोलेंगे तो चैप्टर के एंड में मैं पूरा फॉर्मूला शीट भी आपको करा दूंगा। अभी यहाँ पे ना मैं इनफाइनाइट को हटाता हूँ। क्या हो अगर एक तरफ से इनफाइनाइट हो और नीचे की तरफ से, यानी दूसरे की तरफ से, चाहे नीचे से चाहे ऊपर से फाइनाइट हो, एक तरफ से इनफाइनाइट हो और दूसरी तरफ से फाइनाइट हो, ऐसे केस में क्या होगा? तो ऐसे केस में उसको बोला जाएगा सेमी इनफाइनाइट। क्या बोलेंगे? सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट वायर मतलब ऊपर से तो इनफाइनाइट लेकिन नीचे से फाइनाइट। अगर नीचे से फाइनाइट है ऊपर से इनफाइनाइट है तो दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका मैं देख रहा हूं, मैं यहां से ही निकाल रहा हूं बिल्कुल, ठीक है, मैं बिल्कुल एंड से निकाल रहा हूं, यहां पॉइंट पी रख दिया मैंने, एंड से निकाल रहा हूं, एंड से। याद रखना ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, मैं आपको बार बार बोलता हूं आपको फॉर्मूला कैसे याद करना है। जैसे इनफाइनाइट वायर की वजह से जो फॉर्मूला था ना वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला था, मैंने बोल दिया तुरंत कि भाई ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला, आप इसको याद कर लो सीधा सीधा। लेकिन जब एंगल वाली बात है तो मैंने बोला था कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, एंगल कहां से कहां तक आपको वेरी कराना है वो आपको याद होना चाहिए, वो आपको समझ होनी चाहिए, एक्चुअल में याद नहीं होना चाहिए, आपको समझना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे केस में आप देख लो यहाँ पे कि अगर मैं ये डिस्टेंस r मान लेता हूं तो आगे ऊपर के डिस्टेंस की जरूरत है नहीं अपने को, क्यों? क्योंकि ऊपर वाला जो ये जो एंगल है, दिस एंगल इज गोइंग टू बी, ये इसको मैं क्या बना दूं, θ1 बना देता हूं, एंड θ1 विल टेंड्स टू 90 डिग्री, क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट है। एंड θ2 क्या होगा, नीचे वाले एंड से इसका एंगल, और नीचे वाले एंड से इसका एंगल कितना आ रहा है, θ2, ऑलरेडी वही लाइन, तो θ2 0 हो गया। सारा फॉर्मूला वैसा का वैसा रख दो, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r ब्रैकेट में साइन θ1 हो गया 90 डिग्री। क्या दोनों एक ही तरफ है? क्या दोनों एक ही तरफ है? इस बार क्या रखा जाए, ऊपर की तरफ रखे प्लस या नीचे की तरफ माइनस, क्या फर्क पड़ रहा है? फिलहाल के लिए प्लस रख के देख लो, क्योंकि जब दोनों एक तरफ हो, अभी एक तरफ नहीं, अभी उसके लाइन में ही है, दोनों एक तरफ हो तब माइनस लगा देना। अभी यहाँ माइनस लगाओ प्लस लगाओ कोई ज्यादा फर्क पड़े नहीं, क्योंकि सेकंड एंगल तो 0 डिग्री है। माइनस लगाओ तो भी कोई मतलब नहीं, साइन 0 0 ही होता है, प्लस लगाओ तो भी कोई मतलब नहीं, साइन 0 तो प्लस ही होता है, ठीक है, साइन 0 तो 0 ही होता है। तो यहाँ पे फाइनली अपने पास साइन 91 आ गया, ये 0 तो इसका कोई मतलब नहीं रह गया। फाइनल अपने पास आ गया सेमी इनफाइनाइट के लिए म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ठीक है। उसमें आया था म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, इसमें आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। तो हुआ क्या, बेसिकली हाफ ऊपर का हाफ नीचे का, तो नीचे वाला गायब हो गया। उस बार कितना था, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अगर मैं इसको हाफ कर दूं, इसको मैं क्या कर दूं, हाफ कर दूं, तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इसका हाफ कर दूं, सॉरी इससे हाफ को डिवाइड नहीं करूं, इसका हाफ कर दूं, तो ये 2 का 2 में मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। मतलब जब इसके ऊपर भी इनफाइनाइट था, इसके नीचे भी इनफाइनाइट था, तो 2 थे, जब नीचे वाला गायब हुआ तो उसका आधा हो गया,
उसका आधा हो गया। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जो कि के है आई बाई आर, या फिर के आई बाई आर, ऐसे भी याद कर लो, क्योंकि वो 2 के आई बाई आर था, उसका हाफ किया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, के आई बाई आर हो गया। तो सेमी इनफाइनाइट के लिए आप याद रखना, एंगल्स रखना याद रख दिया। अगर अपने आपको एंगल्स रखना समझ में आ गया तो कोई भी सेमी इनफाइनाइट हो, फाइनाइट हो, कैसा भी वायर हो, आपको कोई टेंशन होने वाली बात ही नहीं है, कोई टेंशन आपको आने वाला नहीं है। करेक्ट है। चलो अगला एक आध क्वेश्चन और छोटा मोटा देख लेते हैं, इसी से एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। एंड देन लास्ट में मैं आपको एक आध होमवर्क और दे दूंगा, फिर आप उससे भी करके दिखाइएगा। चलो बढ़िया, ऊपर का दे देते वैल्यू, एक काम किया जाए, वैल्यू दे दिया जाए कुछ कुछ। चलो एक ये देख लो, यहाँ ऊपर से सेमी इनफाइनाइट है, ये एग्जांपल है आपके लिए, एक सेमी इनफाइनाइट है ये, ठीक है। इस बार मैंने यहाँ से चूज नहीं किया, मैंने यहाँ से चूज कर लिया, लो पॉइंट आ गया, दिस इज आर एंड दिस इज 3/4 आर, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होगा सर, सेमी इनफाइनाइट ऊपर से तो इनफाइनाइट है लेकिन नीचे से फाइनाइट है, फॉर्मूला लगा दूं क्या, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। अरे ना, यही तो बात है, स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है, क्योंकि वहां पे अगर ये लगाएंगे तो गड़बड़ी आ जाएगी। क्यों, क्योंकि उस बार हमने जो वैल्यू ली थी वो बिल्कुल नीचे से, बिल्कुल एंड से लिया था, एट द एंड, ये एंड नहीं है तो बीच में। अब बीच में तो क्या करें, अरे एंगल्स लेना आता है ना आपको, बस और क्या करना है, ऊपर से आएगा एंगल कितना 90 डिग्री, नीचे का एंगल निकाल लीजिए, काम बन जाएगा, नीचे का एंगल निकाल लीजिए, काम बन जाएगा। अब एक ऊपर है एक नीचे, तो माइनस वाला फॉर्मूला लगाना है, डेफिनेटली माइनस वाला फॉर्मूला लगाना है। तो ऊपर 90 डिग्री, नीचे कितना होगा, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4 आर अपॉन आर, आर से आर कट गया, 3/4 दैट मीन्स 37 डिग्री। आपके पास आ जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन 90 डिग्री माइनस साइन 37 डिग्री। सॉल्व कर लीजिए फटाफट, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन 91 माइनस साइन 37, 37 इज 3/5 आई थिंक, 3/5, 5 1 जा 5 माइनस 3 2/5 आ गया। तो आपके पास आंसर आ गया 2 म्यू नॉट आई अपॉन 5 4 जा 20 पाई आर, 2 से कट करना चाहो तो ये हो जाएगा 10, तो म्यू नॉट आई अपॉन 10 पाई आर, दिस विल बी द आंसर। देख लो एक बार, वैल्यूज वगैरह थोड़ा देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि मैंने उतना ध्यान दिया नहीं। 5 1 जा 5 माइनस 3 2, 2/5, 2 आ गया ऊपर 2, 5 4 जा 20 पाई आर 2 10 जा 22, करेक्ट, ठीक है। इस तरीके से आंसर आपके पास आ गया, इस तरीके से आंसर आपके पास आ गया। चलो एक और क्वेश्चन कर देते हैं फटाफट, बहुत सारे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, जितने क्वेश्चन कर लेंगे उतना बेटर है, जितना ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ज्यादा आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना आ जाएगा, करेक्ट है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन इस वाले का, ये ऐसे रहा, यहां तक फाइनाइट है, लेकिन मैंने दे दिया नीचे से आपको, मैंने दे दिया आपको पॉइंट, सॉरी, मैंने आपको पॉइंट दे दिया यहां से। अब क्या कीजिएगा, अब क्या कीजिएगा, ऐसे केस में क्या कीजिएगा, ऐसे केस में क्या करिएगा बताइए। अब आपको एक एंगल तो ये वाला चाहिए, दूसरा एंगल आपको ये वाला चाहिए। अब ये इनफाइनाइट नहीं है, ये इनफाइनाइट नहीं है, ये फाइनाइट है, लेकिन उससे नीचे मैंने सेलेक्ट किया है। ये तो फाइनाइट है लेकिन उससे नीचे मैंने सेलेक्ट किया। अब अगर ये फाइनाइट है उसके नीचे मैंने सेलेक्ट किया, मैं इसको क्या कर दिया आर, या मैं एक काम करता हूँ इसको r/2 कर लेता हूँ, r/2 कर लेता हूँ, ठीक है, बस काम बन गया। अब आपको कोई टेंशन ही नहीं है। ऊपर वाला एंगल इनफाइनाइट के लिए जा रहा है, तो अगर θ1 की बात करें तो बन जाएगा 90 डिग्री। नीचे वाला एंगल जो है वो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज r/2 अपॉन बेस इज इक्वल टू r, तो r से r कट गया 1/2, 1/2 इज डेफिनेटली 30 डिग्री। बस वैल्यू पुट करो, आंसर ला दो यार, क्या करना है। b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r ब्रैकेट में साइन 90। अब इस बार ध्यान देना, इस बार ध्यान देना, एक बार ध्यान देना, इस बार दोनों पॉइंट जो है ना ऊपर की तरफ है, दोनों पॉइंट ऊपर की तरफ। अगर दोनों पॉइंट ऊपर की तरफ हो तो माइनस लगाना पड़ेगा प्लस की जगह पे। अरे यार फिर से गलती कर दिया क्या, पिछले क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में फिर गलती कर दिया क्या, ओहो क्या हो गया है। पिछले क्वेश्चन में लग रहा है कि फिर से हमने गलती कर दिया, क्योंकि ऊपर था एक ऊपर था एक नीचे था, एक ऊपर था एक नीचे था, माइनस लगा दिया था। इस बार दोनों ऊपर है तो माइनस लगाना पड़ेगा, उस बार एक ऊपर था एक नीचे था तो प्लस लगाना चाहिए था। तो उसका आंसर होना चाहिए था म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर एंड ब्रैकेट में साइन 90 प्लस साइन 37 डिग्री, करेक्ट है। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर 1 प्लस हो जाएगा 3/5
एंड दैट विल बी 5 × 5 + 3 8 म्यू नॉट आई अपॉन 20 पाई आर। ओहो हो, प्लस माइनस आप लोग एक बार ध्यान दे दीजिएगा, जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ बार बार, प्लस माइनस का आप लोग ख्याल कीजिएगा, फ्लो में थोड़ी सी कहीं गड़बड़ी आ रही है डेफिनेटली। तो आप चेक कर लीजिएगा क्वेश्चंस में, वैल्यूज आप सही पुट कीजिएगा, प्लस माइनस का पुट करना है, उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी कट सकता है उसको आप काटिए, 4 2 × 8 4 5 × 20 आ सकता है। तो द आंसर विल बी 2 म्यू नॉट आई बाई 5 पाई आर। ओहो, दिस विल बी द आंसर ऑफ पीछे वाला क्वेश्चन। जो पीछे वाला क्वेश्चन था उसका आंसर ही होगा, क्योंकि वहां पे दोनों वैल्यू, दोनों जो पॉइंट थे वो एक ऊपर था तो एक नीचे था। उस वाले केस में ना याद रखना प्लस लगाना, भूल से गलती से माइनस मत लगा देना। जब दोनों एक साइड हो तो क्या करना चाहिए अपने को, माइनस लगाना चाहिए। तो यहाँ पे हमने साइन 90 रख दिया है और दूसरा वाला एंगल है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री रख दिया यहाँ पे। इसकी वैल्यू हम पुट कर दिए म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। साइन 90 हो गया 1, साइन 30 हो गया 1/2, 1 - 1/2 इज इक्वल टू 1/2। द आंसर विल बी म्यू नॉट आई अपॉन 4 × 2 = 8 पाई आर। ये हो गया इसका आंसर। तो इस तरीके से छोटे मोटे क्वेश्चन आप बहुत आसानी से निपटा सकते हैं। थोड़ी मोड़ी जो मिस्टेक्स हुई हैं डेफिनेटली वहाँ पे आपको करेक्ट करना है, मैंने आगे करेक्शन करा दिया है, आप ध्यान से देख लीजिएगा। जहाँ पे छोटा मोटा माइनस प्लस का मिस्टेक हो रहा है आप उसको देख लेना, मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट समझाना, माइनस प्लस की गलतियाँ आप मत कीजिएगा, मेरे से तो 1-2 हो गई है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप थोड़ा सा और ज़्यादा अवेयरनेस के साथ करिए, आपको कोई टेंशन नहीं आने वाली है, ठीक है। चलो, इतने सारे क्वेश्चन हो गए। सेमी इनफाइनाइट हमने कर लिया, इनफाइनाइट वायर हमने कर लिया, सब कुछ कर लिया। चलो एक एंगल के लिए ज़रा देखते हैं, एंड देन एक छोटा सा इनफाइनाइट शीट के लिए देखेंगे, और फिर एक होमवर्क दे देंगे, एंड देन द क्लास विल बी ओवर, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि अगर एक इनफाइनाइटली करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है वो जरा आप ध्यान दीजिएगा। मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं इसको ऊपर की तरफ करूँ तो इस साइड कैसे बन रही है, अंदर की तरफ, एंड अगर मैं ऐसे कर दूं पीछे से, उस साइड से देखूं तो इस साइड किधर की बन रही है, बाहर की तरफ, इस साइड बन रही है बाहर की तरफ, इस साइड बन रही है अंदर की तरफ। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इधर की तरफ अंदर जा रही है और इधर की तरफ बाहर आ रही है। तो कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड ना सर्कुलर लूप बनाती है। क्या बनाती है, सर्कुलर लूप बनाती है। तो एक इनफाइनाइटली करंट कैरिंग वायर के अंदर, वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कैसे जनरेट होता है, सर्कुलर, कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लूप्स के रूप में क्रिएट होता है। कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लूप्स, मैं ऐसा लिख सकता हूं, कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लूप्स। और लूप्स की भी खासियत क्या है कि ये सारे के सारे लूप ना एक प्लेन में होते हैं। एक पॉइंट से अगर देखेंगे तो एक प्लेन में, दूसरे से ऊपर दूसरे प्लेन में, तीसरे से ऊपर तीसरे प्लेन में। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अपने को देखने को मिलता है, ठीक है। चलो द नेक्स्ट थिंग इज एक काम करते हैं, इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, दैट विल बी द एंड ऑफ द वीडियो, ठीक है, क्योंकि और ज़्यादा बोला नहीं जा रहा है, ठीक है। ओके, लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन बी। एक्चुअल में होता यह है कि जब मतलब आप गलतियां स्वीकार करना थोड़ा सा कठिन काम है, एंड अगर आपसे कुछ छोटी मोटी गलती कहीं हो जाती है ना, फिर आप थोड़ा सा वो चीज़ है ना आपके दिमाग में बैठ जाती है, जैसे, ठीक है। तो अभी मेरे दिमाग में बैठ गई कि जहाँ पे प्लस माइनस का जो थोड़ा सा लोचा हुआ है ना, वो चीज़ मेरे दिमाग में बैठ गई बिल्कुल। बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं है ना, इतने फ्लो में छोटा मोटा ऐसा होना डेफिनेटली पॉसिबल है, बहुत ज़्यादा बड़ी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन क्या है, एज अ प्रोफेशनल होने की वजह से यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आती है उस चीज़ को इग्नोर करने के लिए, ठीक है। अब इतनी बड़ी वीडियो को मैं फिर से पूरा स्टार्टिंग से बनाऊँ और ऐसे रिकॉर्ड करूँ, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आई होप सो कि आप चीज़ें समझ रहे हैं, आपको प्लस माइनस की गलतियाँ नहीं करेंगे आप, और जो चीज़ें थी वो मैंने आगे करेक्ट भी कर ही दिया है, ठीक है। सो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग शीट इनफाइनाइट लॉन्ग शीट है, लेकिन उसका जो विड्थ है, वो विड्थ जो है ना वो ऑलमोस्ट नोन है। तो मैं एक ऐसे लाइन खींचता हूँ, एक ऐसे लाइन खींचता हूँ, और इसके ऊपर जो है ना इसके ऊपर ये इनफाइनाइट है, ठीक है, इनफाइनाइट। ये कुछ ऐसे टाइप की शीट है, तो मैं ऐसे ऐसे बना देता हूँ, ठीक है ना। और इसके इस पॉइंट से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है, वहाँ अपने को चाहिए इसकी जो विड्थ है ना, इसकी जो विड्थ है, दैट विड्थ इज W, करेक्ट। तो मैं कुछ आपको समझाऊं कि किस तरीके से ये है, उसके लिए
जैसे मान लो कि ये अपनी शीट है, ये अपनी शीट है, तो इस शीट से ऐसे नहीं पूछ रहा है, इस शीट के प्लेन से नहीं, इस शीट को ऐसे रख दिया हमने एंड इसके एंड से, मतलब इसकी थिकनेस ऐसे 0 है, इसके एंड से पूछ रहा है, ऐसे एंड से, ठीक है ना। तो इट विल बी वेरी वेरी इजी, मैंने इलेक्ट्रोस्टैट में भी ये करा रखा है पहले से ही, बहुत ज़्यादा आसान है। इस वाले केस के लिए ना क्या करना है अपने को, एक छोटा सा स्ट्रिप ले लेना है। क्या करना है, एक छोटा सा स्ट्रिप ले लेना है, एक छोटा सा अपने को ऐसे कट लेना है। ये कट जो है ना, ये ना इस पर्टिकुलर पॉइंट से ना x डिस्टेंस पे है। अगर x डिस्टेंस पे है तो हमने इसकी थिकनेस कितनी ले ली है, dx ले ली है। इस पूरे के पूरे शीट में जो करंट था दैट इज I, और ऊपर की तरफ बह रहा था, ठीक है। अब अपने को इस पॉइंट पे निकालना है, तो बस अब ये जो छोटा सा हमने कट लिया है, ये छोटा सा कट क्या हो गया है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर बन चुका है। ये छोटा सा कट क्या बन गया है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर बन चुका है। और इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखना तो हमको आता ही है। कैसे लिखेंगे जरा बताओ तो, B इज इक्वल टू सर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 इंटू आई अपॉन आर। 2 इंटू आई अपॉन आर अपने को लिखना है, लेकिन हमने छोटा सा एलिमेंट लिया तो ये जो आएगा अपने पास है छोटा सा आएगा। आई क्या लिखूं मैं, आई लिख दूं क्या, नहीं 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 नहीं, आई नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि ये आई तो पूरे के पूरे विड्थ में फ्लो होने वाला करंट है, हमको तो सिर्फ dx विड्थ में फ्लो होने वाला करंट चाहिए। तो अगर w विड्थ में करंट आई फ्लो होता है तो यूनिट विड्थ में फ्लो कितना करंट होगा, w विड्थ में आई करंट फ्लो हो रहा है तो यूनिट विड्थ में आई बाई डब्ल्यू। तो हमारा विड्थ कितना है, dx, तो dx विड्थ में कितना होगा भैया, dx विड्थ में होगा आई बाई डब्ल्यू टाइम्स dx। तो अपने पास करंट कितना आ गया, आई बाई डब्ल्यू इंटू dx अपॉन आर क्या होता है, डिस्टेंस, आर इज द डिस्टेंस एंड डिस्टेंस इज x, ठीक। अब अपने को ऐसे छोटे 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 इनफाइनाइट वो लेने हैं, क्या बोलते हैं, छोटे 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 ऐसे स्ट्रिप्स लेने हैं और यहां से उठा के यहां तक के क्या कर देना, इंटीग्रेट कर देना। तो नेट बी जो आएगा दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ बी डी बी, कहां से कहां तक, x इज इक्वल टू आर से आर प्लस डब्ल्यू, आर से आर प्लस डब्ल्यू तक, बढ़िया है। इंटीग्रेशन आर से आर प्लस डब्ल्यू, जो जो कॉमन है उसको बाहर निकालो, म्यू नॉट आई है, 2 से मैंने 2 कट कर दिया, तो म्यू नॉट आई बाई डब्ल्यू बाई, चलो ठीक है, क्या क्या है, एक मिनट बाद, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डब्ल्यू, करेक्ट है ना, हाँ ठीक है, आई बाई डब्ल्यू आ गया बाहर, यहाँ पे बन गया 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स, 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स, यही रहा ना। बस अब क्या करूँ, 1 बाई एक्स का होता है लॉग एक्स एंड द आंसर विल बी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डब्ल्यू लॉग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट अपॉन लोअर लिमिट आर प्लस डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू। इस तरीके से आपके पास इसका आ गया इनफाइनेटली लॉन्ग शीट का। कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, बस मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपको क्या सिखा रहा हूँ, कैसे आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है दैट इज इट, मैं इतनी सी बात सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इसको लिख लो और उसके बाद एक लास्ट आपके लिए क्वेश्चन डालता हूँ मैं, उस क्वेश्चन के बाद अपन इस वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है। फटाफट इसको पॉज करके लिख लीजिए। चलो चलो, अब आपके लिए जो क्वेश्चन है दैट इज कि अगर एक रेगुलर पॉलीगन हो जिसकी ना n साइड्स है, अब मैं इधर आगे बना रहा हूं, कितनी भी हो सकती है, कितनी साइड्स हैं, n साइड्स है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर P ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हैविंग n sides of current I carrying wire। वायर में से I करंट फ्लो हो रहा है और ऐसे n आपके पास क्या है, और इधर से घूम कैसे आएगा, आपके पास n साइड्स हैं। इस वाले क्वेश्चन को भी आप होमवर्क बना लीजिए, एक क्वेश्चन और आपको होमवर्क हमने ऑलरेडी दे रखा है। सो होपफुली आपका आज का ये जो सेशन है ना ये बढ़िया रहा होगा। छोटी मोटी चीज़ें हुई हैं प्लस माइनस में, बट कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट अपने को सीखना है, कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया है। तो बढ़िया से पढ़ते रहिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अगर आपको लगता है कि हाँ ये थोड़ा सा बढ़िया वीडियो था, मतलब पढ़ने में मज़ा आया, तो डेफिनेटली इस लेक्चर को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय।